हेलो बच्चों। आज हम फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपके क्लास ट्वेल्थ बच्चे सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो इस चैप्टर का बच्चे जन्म कहाँ से हुआ यार। देखो जब यहाँ पे डिबेट चल रहा था बच्चे साइंटिस्ट के बीच में कि जो लाइट है ना, जो रेडिएशंस हैं, वो मैटर है या वेव है। डू दे बिहेव लाइक वेव और दे बिहेव लाइक अ मैटर। ठीक है ना यार। आप इस सिंपल भाषा में समझो, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि अगर मान लो आप टॉर्च मारोगे ना, तो लाइट कैसे, इट विल बिहेव लाइक अ वेव। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे अगर आपने टॉर्च मारी भाई, लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट कैसे बिहेव करेगी, आपकी पार्टिकल, इट विल शो पार्टिकल नेचर। अगर पार्टिकल नेचर दिखाया तो मतलब क्या, कुछ साइंटिस्ट ने बोला बच्चे उसमें क्या है, लाइट हैज मोमेंटम एंड लाइट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये डिबेट चल रही थी यार कि लाइट है क्या एक्चुअल में। ठीक है ना। अब अलग अलग साइंटिस्ट बच्चे अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपनी अपनी हाइपोथेसिस प्रूव कर रहे थे। ठीक है ना बच्चे। पहले आए आपके न्यूटन, उस टाइम बहुत बड़ा नाम था यार इनका। ठीक है ना। इन्होंने बच्चे अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। इन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल है। ठीक है ना, लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगा एंड लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कुल्स। ठीक है ना। तो उस टाइम बड़ा नाम था बच्चे, लोगों ने इनकी बात मान ली। ठीक है। बट बच्चे आपने देखा होगा एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। ठीक है ना। इसमें क्या था यार, इसमें आपने देखा था कि हमें ऑल्टरनेट वो डार्क एंड ब्राइट पैचेस मिलते हैं, फ्रिंजेस मिलते हैं। ठीक है ना। और इसके थ्रू हमें प्रूव किया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का, तभी वो ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखा सकता है। मतलब लाइट क्या है, वेव है। ठीक है ना। आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चे जो आउटकम आ रहे थे ना, वो आप तभी बता सकते हो अगर आप मान के चलो कि लाइट इज अ वेव। ठीक है ना, उससे लाइट का वेव नेचर शो हो रहा था। फिर आपने वेव ऑप्टिक्स में ये भी पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए बच्चे, तो ये श्योर हो गया कि लाइट क्या है, वेव नेचर तो दिखाता ही है। क्योंकि ये आप सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चे लाइट के पार्टिकल नेचर से आप प्रूव नहीं कर सकते, कि आप बोल नहीं सकते कि लाइट क्या है, एक मैटर है। क्योंकि ये वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर से प्रूव हो रहे थे। ठीक है ना। तो बच्चे इस मोमेंट तक मानना पड़ा अब इसके बाद कि लाइट इज अ वेव। ठीक है ना। हमने लाइट को मान लिया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट वॉज ऑलमोस्ट श्योर। ठीक है। बट बच्चे फिर से एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट आया, जिसमें बच्चे आपके एक हर्ट्ज हैं, आपके साइंटिस्ट हर्ट्ज, उन्होंने क्या किया यार, वो लाइट की ईएम वेव प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इस पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट उन्होंने देखा यार, अगर एक ऐसा सर्किट लो, यहां पे एक मेटल है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दो, अभी इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है नहीं। ठीक है ना। दिस इज सम मेटल है, उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया अक्रॉस सम पोटेंशियल, अक्रॉस सम बैटरी, यहां पे अभी करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर उन्होंने देखा यार, अगर वो रेडिएशन उसने उन्होंने इस मेटल के ऊपर डाली। ठीक है ना। एक मान लो लाइट जब इस पे प्रोजेक्ट की मेटल पे किसी वेवलेंथ की, तो समहाउ सरप्राइजिंगली क्या हुआ, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग। करंट स्टार्टेड फ्लोइंग। और ये कब होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तब तक। भाई उन्हें पता चल गया कि हाँ, अगर मैं रेडिएशंस मार रहा हूं तो करंट फ्लो हो रहा है, और रेडिएशंस अगर इस मेटल पे नहीं मार रहे तो करंट स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर पुटिंग रेडिएशंस ऑन दिस मेटल ए, इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है बच्चे, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हाँ यार, इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले यहां तक पहुंच रहे हैं, मेटल बी तक, और एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको बच्चे नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे, ये इफेक्ट यार लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है ना। हुआ क्या इसमें यार, जो इन्होंने अलग अलग बच्चे उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए ना, मान लो कोई भी मेटल है,
इन्होंने देखा कि अगर मान लो आप एक F1 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप इस पे डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना भाई, आपके इस वाले उसमें सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मान लो आप F1 की डाल रहे हो तो देवर सरप्राइज कि यार इससे तो हो ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई बच्चे, F2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली, फिर भी करंट फ्लो नहीं किया, ठीक है। फिर देखा उन्होंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई रेडिएशन की जो इस मेटल पर गिर रही है, ठीक है ना, F3 की। अब समहाउ देखा यार इस मूवमेंट पर क्या हो रहा है, योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। फिर उन्होंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, F4 की फ्रीक्वेंसी यूज की, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी अब F4 है इस मेटल पर गिरी, यहां पर मेटल ए पर। अब फिर से देखा कि F4 बड़ा है F3 से, यहां भी करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में। तो यहां से बच्चे क्या प्रूव हुआ यार, उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही अगर आप रेडिएशंस मेटल की सरफेस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पर आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, मेटल की सरफेस छोड़ेंगे नहीं, मतलब यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट्स में बच्चे हुआ क्या, देखो अब इससे आप ये कैसे बोल सकते हो कि सर इससे कैसे हम बोले कि पार्टिकल नेचर है, लाइक वेव नेचर क्यों नहीं है। देखो बच्चे यहां पे दो चीजें हैं, आप देखो F1 पे पाया गया कि आपकी रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है, ठीक है ना। F1 पर मतलब रेडिएशन तो पड़ रही है बट इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं F1 पर, ओके। अब उन्होंने देखा यार अगर लाइट, देखो उस टाइम क्या मान रहे थे हम, लाइट EM वेव है, ठीक है, कूल। मान लेते हैं कि भाई लाइट वेव है, ठीक है ना। तो यार F1 फ्रीक्वेंसी पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने ना F1 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली बट इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दी। अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे इस लाइट की, इस रेडिएशन की, फिर भी देखा इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट नहीं हो रहे हैं, इस सरफेस से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं। बट बच्चे यार EM वेव्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, तो उसका यार एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और एम्पलीट्यूड बढ़ने से बच्चे क्या होगा, जो बच्चे अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे है मेटल की सरफेस पर, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे। तो यार F1 की ही फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा भी बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, तो वो एमिट हो जाने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। बच्चे कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लो, अगर आप F1 की फ्रीक्वेंसी है ना, अभी हमने देखा F1 पे नहीं हो रहा था, F2 पे नहीं हो रहा था, F3 पे हो रहा है, F4 पे हो रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हुई है एमिट होना। अगर इन फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन आप डाल रहे हो, F1 पर कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लो, कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लो, आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया। बट बच्चे EM वेव्स की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे मस्ट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एनर्जी वो जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो दे शुड हैव बीन एमिटेड, है ना, फ्रॉम द मेटल सरफेस, बट ऐसा नहीं हो रहा था, स्टिल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था इस फ्रीक्वेंसी पे, कितनी इंटेंसिटी हो। तो मतलब यार लाइट वेव नहीं है, मतलब ये वाला आप नेचर लाइट के वेव नेचर से प्रूव नहीं कर सकते, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि कैसे बता सकते कि लाइट वेव नहीं है। बच्चे मान लो ये आपका मेटल सरफेस है, इस पे रेडिएशंस पड़ रही हैं। अब आपने बच्चे वेव उसमें पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम मान सकते क्या है, एक तरह से क्या आ रहा है बच्चे, लाइट कैसे आती है, एक वेव फ्रंट की फॉर्म में। याद करो, एक वेव फ्रंट की फॉर्म में, आपकी फॉर्म में वेव ट्रेवल करती है। तो बच्चे ये मान लो ये वेव फ्रंट ई एनर्जी लेके आ रहा है। अब आपके बच्चे मेटल सरफेस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्फिनिट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं एन, मान लेते हैं एन इज वेरी वेरी लार्ज, एन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन योर मेटल सरफेस। तो ये जो ई एनर्जी पड़ रही है बच्चे, है ना, हर सेकंड ई एनर्जी पड़ रही है, वेव फ्रंट टकरा रहे हैं, तो बच्चे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी ये एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन में। यूनिटरी मेथड होता है ना, 10 बंदों के पास
15 एप्पल है तो एक बंदे के पास कितना होगा एप्पल, 15/10 एप्पल्स, ऐसे करते थे। सेम यहां पे बच्चे, अगर टोटल ई एनर्जी पड़ रही है, एन इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पर, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आएगी, E/n। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आएगी, E/n। अब बच्चे ये देखा गया है यार, देखो अब मान लो इलेक्ट्रॉन को कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए बच्चे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए तभी वो ब्रेक होता है। बट इसको आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, ये बहुत कम आती है, E/n इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो बच्चे अब उसको एक नेसेसरी, मान लो उसको E1 एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, बट उसको बच्चे पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड इतनी एनर्जी मिल रही है मान लो E/n, तो यार उसको यहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा ना भाई, एक सेकंड में इतनी एनर्जी गेन कर रहा है, तो यहां E1 तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा ना बच्चे, मान लो मिनट्स लगेंगे, कुछ घंटे लग जाएंगे, तभी जाके वो इतनी एनर्जी ग्रैब करेगा, फिर जाके वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल की सरफेस छोड़ेगा। मैं एग्जांपल समझाता हूं, मान लो यार एक इलेक्ट्रॉन को आपको उसको चाहिए 1000 जूल्स, बट बच्चे टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, मान लो एक वेव फ्रंट से फॉर एग्जांपल 100 जूल पड़ रही है, और आपके बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन्स है मेटल की सरफेस पर, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास एक सेकंड में मान लो 100 जूल्स गिर रही है, 500 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा, इतनी 1/5 जूल्स। तो बच्चे कितना टाइम लगेगा उसको, कितने सेकंड लगेंगे ये एनर्जी गेन करने में, ताकि वो मेटल से बाहर भाग जाए, मेटल से जंप कर जाए। तो 1/5 इंटू टी सेकेंड्स इज इक्वल टू 1000 जूल्स, तो टी कितना आ गया, 5000 सेकेंड्स लगेंगे उसको यार इतनी एनर्जी गेन करने में, ताकि वो मेटल की सरफेस से बाहर चला जाए। भाई कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, तो बच्चे इतना टाइम लगता है। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, इसमें जो उन्होंने पाया यार, आप कोई रेडिएशंस गिरते हो ना, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है, माइक्रो सेकेंड्स आई मस्ट से बच्चे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स हो जाता है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो उनको समय नहीं लगता है, विद इन जैसी रेडिएशन गिरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, अगर उन्हें होना होता है माइक्रो सेकेंड्स में। तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जो ये इफेक्ट हुआ है ना बच्चे, इसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बात करूंगा अभी फोटो क्यों नाम बोला इसका, फोटो क्यों आया इसमें नाम में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई रेडिएशन गिरती है, अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन को निकलना है वो तुरंत निकल जाते हैं, इतना समय नहीं लगता है, ठीक है ना। तो बच्चे वेव फ्रंट का भी फंडा फ्लॉप हो गया, क्योंकि वेव फ्रंट अगर है तो भाई वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी मैंने बताया मेटल सरफेस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे E/n गिरेगी पर सेकंड, तो उसको बहुत टाइम लगेगा यार अपनी नेसेसरी एनर्जी गेन करने में, ताकि वो मेटल से छूट जाए, मेटल सरफेस को छोड़ के भाग जाए। तो वेव फ्रंट फ्लॉप, ये वाला फ्लॉप। तो इस इफेक्ट ने बच्चे ये साबित कर दिया कि लाइट को यार हम वेव तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये कैसे प्रूव कर पाए बच्चे, ये हम लाइट के किस नेचर से प्रूव कर पाए, पार्टिकल नेचर से। ये वाला आपका जो एक्सपेरिमेंट है प्रूव हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ये आगे बात भी करेंगे हम अभी। तो बच्चे यहां से डिस्कवरी हुई आपकी, ठीक है ना, वेव्स। बच्चे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये बोल दिया कि लाइट वेव नहीं है, बट यार डिफ्रैक्शन आपके वो जो YDSC है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बोला लाइट वेव है। तो भाई आपके बच्चे वहां पे आए आइंस्टाइन, उन्होंने बोला लाइट दिखाती है ड्यूअल नेचर। लाइट को आपको जब वेव मानना है वेव मान लो, जहां पे आपको पार्टिकल मानना है वहां पे पार्टिकल मान लो, ठीक है ना। तो लाइट कैन एक्ट एज बोथ, या लाइट या रेडिएशन, बच्चे जो भी रेडिएशन गिरती है तो वो ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। दे कैन एक्ट लाइक वेव, दे कैन एक्ट लाइक पार्टिकल। जब आपका जो मन है आप वो ले लो, आप अपने एक्सपेरिमेंट जब आपको लग रहा है वेव से प्रूव करना है, वेव नेचर से, तो वेव नेचर मान लो। जो एक्सपेरिमेंट आपको लगता है पार्टिकल से प्रूव होगा, पार्टिकल नेचर मान लो, ठीक है ना। तो बच्चे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपकी डिस्कवरी बचे हुई फोटॉन्स की, ठीक है बच्चे। ये बोला गया बच्चे कि लाइट हैज फोटॉन्स,
लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। और फोटॉन्स होते क्या है बच्चे, दे आर वी कैन से पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बंडल है एक टाइप से, ठीक है ना। मान लो कोई मेटल सरफेस है या कोई सरफेस है, उस पर अगर रेडिएशंस गिर रही है ना यार, एक्चुअली वो रेडिएशंस हैं क्या बच्चे, ये रेडिएशंस दे आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स गिर रहे हैं एक्चुअल में। फोटॉन्स आर पार्टिकल्स। फोटॉन्स एक टाइप से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एक बंडल है जो एक एनर्जी लेके आते हैं और मेटल ये सरफेस पे गिरते हैं। तो लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स दे कैरी सम एनर्जी, ओके। और बच्चे ये बोला गया कि जो मास ऑफ फोटॉन्स है ना, मास ऑफ फोटॉन्स को आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिफाइन नहीं कर सकते। न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल यार यहां पे, ठीक है ना भाई। वो F इजिकल टू एम ए वगैरह है ना, जो मास 11th में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन के लॉज वगैरह, वो यहां नहीं लगेंगे यार। तो यहां से बच्चे जन्म हुआ था आपका क्वांटम फिजिक्स का, ओके। क्वांटम फिजिक्स का यहां से स्टार्टिंग हुई थी बच्चे, ओके। फिर बच्चे फोटॉन्स के बारे में बोला गया, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन्स की जो स्पीड है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से वो ट्रेवल करते हैं फोटॉन्स, ठीक है ना। और उनका रेस्ट मास 0 है। मतलब अगर फोटॉन्स रेस्ट पर है ना, तो उनका आपको मास कितना लेना पड़ेगा, 0, ठीक है ना। उनका रेस्ट मास होगा 0, ओके। और बच्चे ये पाया गया कि फोटॉन्स आपके बच्चे न्यूट्रल होते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। फोटॉन्स क्या है आपके, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है फोटॉन्स में, ओके। आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, अनडिविएटेड पास हो जाएंगे, कोई चार्ज नहीं है उनमें, फाइन। फिर बच्चे यहां आप देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे। अब यहां से बच्चे ये पाया गया, जिस रेडिएशन की लाइट पड़ती है, या नहीं सॉरी, जो बच्चे फोटॉन्स है ना, रेडिएशंस में फोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इनकी एनर्जी कितनी होती है, लाइक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितनी होती है, hc/λ, जहां पे बच्चे h क्या है आपका, h होगा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ओके। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। c होगा स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। और लैम्बडा क्या होता है बच्चे, लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है ना। लैम्बडा क्या है बच्चे, जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ। तो फोटॉन्स जो रेडिएशन में है, उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी बच्चे, वेवलेंथ, रेडिएशन की वेवलेंथ पर। अब यहां पे बच्चे एक और चीज आता है, एनर्जी को हम h इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। वो क्यों यार, देखो आपने पढ़ा होगा बच्चे वेव में 11th में, मान लो ऐसे वेव चल रही है, तो बच्चे ये लेंथ कितना होता है, याद करो, दिस इज लैम्बडा, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। अब मान लो बच्चे वेव चल रही है v स्पीड से, फॉर एग्जांपल, तो देखो उसको a से b पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, लैम्बडा, ठीक है ना। और यार ये आप देख रहे हो a से b एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, एक कंप्लीट वेव हो रही है भाई, ऊपर से ऊपर पहुंच गई ना वो, a से स्टार्ट किया, नीचे, फिर सेम, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक, है ना। तो बच्चे यहां पे हम ये कितने टाइम में कवर करेगी, ए से बी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता था, याद करो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ओके। सो यहां पे बोल सकते हैं बच्चे, अब फॉर्मूला लगाओ यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टी को नीचे लाओ, लैम्बडा अपॉन टी इज इक्वल टू वी, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी ना। तो बच्चे आप ऐसे भी बोल सकते हो, लैम्बडा इंटू एफ इज इक्वल टू वी। और बच्चे आप फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्बडा, वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्बडा।
तो यहां पे बच्चे देखो c है स्पीड ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना, तो c अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, v की जगह c रख दो ना, फोटॉन्स की स्पीड c है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे h इंटू एफ, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू h इंटू एफ, ठीक है ना, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बच्चे आपने देखा प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होगी। अब आप ये वैल्यूज रखेंगे ना यार, तो न्यूमेरिकल में यार बार बार h इंटू सी सॉल्व करने की जगह आप इनको बच्चे जब सॉल्व करेंगे ना, लाइक वैल्यूज डालोगे, आप ये फॉर्मूला याद करें 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को आपको नैनोमीटर में डालना है, और ये जो एनर्जी का वो आएगी ना वैल्यू, वो ईवी में आएगी। तो प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट यार, ये आपके लिए फॉर्मूला ये सही रहेगा ज्यादा एच सी बाई लैम्डा से, ठीक है ना, एच सी बाई लैम्डा से। तो अच्छा ये वाला फॉर्मूला बच्चे 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को किस में डालना है आपको, नैनोमीटर्स में यार, लैम्डा को नैनोमीटर्स में डालना है। नैनोमीटर का क्या कन्वर्जन है, एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर्स बच्चे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो आपको लाइक किसी वे रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है, मतलब उनमें जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी निकालनी है, तो यूज दिस फॉर्मूला, लैम्डा को नैनोमीटर में रखो और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी ईवी में मिलेगी। और ईवी का आपको कन्वर्जन पता ही है बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मेनी जूल्स, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, ठीक है ना। ये बच्चे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैं जो उस रेडिएशन में हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक रेड लाइट है आपके पास, उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, एक ग्रीन लाइट है आपके पास, उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, तो दोनों में जो बच्चे फोटॉन्स है ना, दे कैरी डिफरेंट एनर्जीज। इसमें जो फोटॉन्स है रेड लाइट में, उनकी एनर्जी कितनी होगी बच्चे, रेड लाइट वालों की hc बाई लैम्डा 1, ग्रीन वालों की कितनी होगी hc बाई लैम्डा 2, ठीक है ना। सो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ और आई कैन से द फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। वेवलेंथ कम हुई तो एनर्जी बढ़ती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जो फोटॉन्स की एनर्जी है फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो यहां से बच्चे ध्यान रखना है यार, ये फोटॉन्स की एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और क्या बोला गया बच्चे फोटॉन्स के बारे में, अभी हमने देखा यार मास क्या होता है, रेस्ट मास 0 है, मास हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिफाइन नहीं कर सकते, न्यूट्रल नेचर है फोटॉन्स का, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। एनर्जी हमने निकालना सीख लिया फोटॉन्स की कैसे निकालते हैं। और क्या बोला गया बच्चे, इन्होंने बोला ये जो फोटॉन्स, ऑल कोलिजन्स बिटवीन photons and matter are elastic collisions बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये बोला गया मान लो एक सरफेस है, इस पे रेडिएशंस गिर रही हैं, मतलब फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनमें कोलिजन्स होंगी ना बच्चे, वो क्या होती है, वो इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है ना। फोटॉन्स एक पार्टिकल्स है भाई, कोलाइड करेंगे, अपना मोमेंटम देंगे, सरफेस को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, कोलिजन्स होंगी ना, वो इलास्टिक कोलिजन्स होगी। इलास्टिक कोलिजन्स में क्या करते हैं, याद करो 11th क्लास में, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा बच्चे, ठीक है ना, मोमेंटम गेट्स कंजर्व्ड, सिस्टम का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम गेट्स कंजर्व्ड, सिस्टम मतलब बच्चे रेडिएशंस और ये जो सरफेस मिला के, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये पाया गया, जब फोटॉन्स टकराते हैं ना उस टाइम इलास्टिक कोलिजन होती है, इसको ध्यान रखना। और बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज पाई गई कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना बच्चे, ये पाया गया फोटॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंटेंसिटी रेडिएशन की कितनी ही बढ़ा दो, फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, E रिमेन्स सेम फॉर द फोटॉन्स, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होती है बच्चे, देखो क्या होती है, hc बाय लैम्डा या hf।
तो बच्चे फोटॉन्स की एनर्जी लैम्बडा पे डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी पे? ठीक है ना? तो बच्चे आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो, इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो, उससे बच्चे फोटॉन्स की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अब आप समझ गए होंगे उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कि बच्चे आप याद करो, अभी स्टार्टिंग में किया था, F1 फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे थे। आप कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा दो इस वेव की, इस रेडिएशन की, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ही नहीं, क्योंकि जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं इस सरफेस पर उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट एबल टू गेन सफिशिएंट एनर्जी, क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। दैट डिपेंड्स अपॉन लैम्बडा एंड एफ। ठीक है ना? और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, इंटेंसिटी होता क्या है बच्चे? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल यार, ऐसे मान लो वेव जा रही है, वेव मतलब एक एनर्जी होती है, ये एक एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे पास कर रहे हैं, ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए वेव के। ठीक है ना? तो बच्चे हर सेकंड में और पर मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है ना? मान लो 3 वेव्स ऐसे जा रही हैं इस एरिया से, एक और एरिया है, छोटा सा एरिया, यहां से भी ये 3 ही वेव्स पास कर रही हैं, इन सब की एनर्जी सेम है। तो इंटेंसिटी किस में ज्यादा होगी यार? इसमें ज्यादा होगी ना, एक टाइप से डेंस है ना ये ज्यादा। ठीक है ना? एरिया कम है भाई, तो ज्यादा इंटेंसिटी की पास कर रही है, लाइक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहां से ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना यार, इंटेंसिटी से फोटॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यार, आप एक बल्ब लो, लेटस से आपने एक रेड लाइट का बल्ब लिया है, 2 बल्ब लिए आपने, ये 50 वॉट पे, ये 80 वॉट पे है। ठीक है ना? रेड लाइट है, दोनों रेड बल्ब है। ठीक है बच्चा, पावर ज्यादा है इसकी, तो पता है क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी रेडिएशंस की। यहां पे क्या होगा बच्चे, इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, I1 या I2। तो यहां से जो रेड लाइट एमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। बट होगा क्या यार, अब ये जो बच्चे रेडिएशन एमिट हो रही है, यहां पे जो फोटॉन्स हैं और यहां पे जो फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। दोनों बल्ब के जो फोटॉन्स होंगे ना, उनकी एनर्जी कितनी होगी बच्चे? hc बाय लैम्बडा। और लैम्बडा क्या है बच्चे? दोनों रेड लाइट है ना, तो दोनों की वेवलेंथ सेम हुई, तो एनर्जी ऑफ बोथ द फोटॉन्स, लाइक दोनों रेडिएशंस में, इस बल्ब से जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, जो इस बल्ब से फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता वो, लैम्बडा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर सेम ही कलर का बल्ब है, दोनों ही रेड लाइट एमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पावर, या जैसे इनकी पावर अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विल रिमेन सेम। तो यहां से यार फोटॉन्स की क्या हुई, जानकारी हुई हमें। ठीक है ना? फोटॉन्स के बारे में हमने जाना। अब बच्चे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला गया इसको, आई होप अब आप समझ गए होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि बच्चे ये जो इफेक्ट हो रहा है क्या है, रेडिएशंस पड़ रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो बच्चे इन ये फोटॉन्स की वजह से हो रहे हैं ना, लाइक रेडिएशन पड़ रही है, रेडिएशन में फोटॉन्स है, तो इसलिए इसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला गया बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना बच्चे? देखो, एक एमिशंस आप ऐसे कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है बच्चे। अब एक ऐसे भी होती है, मान लो मेटल सरफेस है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे यहां से एमिट हो सकते हैं व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है? या द मेटल, इसको बोलते हैं बच्चे थर्मियोनिक एमिशन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं ना, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, ओके। और बच्चे आप इलेक्ट्रॉन्स आपको एमिट कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो ये आप 2 प्लेट्स लो, इसको पॉजिटिव चार्ज करो, याद करो कैपेसिटर, वहां पे प्लेट्स होती थी ऐसी, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में आप इस ए को रख दो, तो क्या होगा बच्चे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगी बच्चे, फोर्स लगाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो मेटल की सरफेस पे होंगे। याद करो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इन पे फोर्स लगेगी बच्चे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो दे कैन ऑल्सो जंप। तो दिस वाज
एमिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एमिशन हो रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो आप इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इन तीनों मेथड से एमिट कर सकते हो। मेन तो हमारा ये रहेगा फोटॉन्स की वजह से जो होंगे, फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको अब एनालाइज करते हैं बच्चे और डिटेल में, ठीक है ना। इसको हम एनालाइज करेंगे और डिटेल में। चलो बढ़ते हैं। देखो बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यार आपका एक चीज है, आपका वर्क फंक्शन। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो आप बच्चे कोई भी एक सरफेस लोगे, अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, आपने एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस पे मारी F1 की, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, F2 कर दी, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। फिर आपने F3 की रेडिएशन और बढ़ाई भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो जाके क्या हुआ बच्चे, आपका मान लो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। तो ऐसा क्यों बच्चे, देखो होता क्या है यार, देखो इस मेटल पे ना बच्चे, इस मेटल सरफेस पे यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है ना। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो वो जंप भी कर जाए ना खुद से, तो बच्चे ये मेटल क्या कर लेगा, ये सरफेस उसको वापस खींच लेती है इफ दे जंप ऑन देयर ओन। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जंप हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। और आप ऐसे भी देख सकते हो यार, इलेक्ट्रॉन है ना, वो आसपास क्या है बच्चे, बाउंडेड है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके आसपास पॉजिटिव आइंस वगैरह है, वो इनको खींचेंगे, अगर लीव हुआ तो खींचेंगे भाई। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड है ना बाय द न्यूक्लियस ऑल्सो, इधर उधर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो यार ये जो बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो यार ये बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेगी, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी यार। यू हैव टू सप्लाई सम मिनिमम एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, ठीक है ना। और इसी मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं बच्चे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ताकि आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, वो किसके बराबर होता है, वो वर्क फंक्शन के बराबर होता है। और अब आप समझे बच्चे, F1 पे नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि F1 पर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी थी, HF1, हाँ है ना। फिर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, उस टाइम पे एनर्जी कितनी हुई, HF2, ठीक है ना। इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2। बट F3 पे हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों यार, क्योंकि बच्चे यहां पे आप देखोगे E1 और E2 क्या है, वर्क फंक्शन से कम है भाई। मान लो यार एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए 10 जूल, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो उसको 10 जूल चाहिए अपनी बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। आप एनर्जी ही आपने एक रेडिएशन की, लाइक एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट की है, लाइक उस सरफेस पे मारी है, प्रोजेक्ट किया आपने, तो एनर्जी उसकी मान लो आई 7 जूल, तो वो नहीं होगा ना, आप उसकी बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर पाए हो। तो यहां पे बच्चे यही था, E1 E2 क्या थे, फाई से कम थे, वर्क फंक्शन से कम थे, ठीक है ना। हाँ भाई E3 जब आप वर्क फंक्शन के जितनी या उससे ज्यादा करोगे तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। भाई आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, वर्क फंक्शन जितनी, उसके बाद जाके क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। उससे कम एनर्जी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, बेशक इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा लो। तो आई होप आपको अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि इन फ्रीक्वेंसीज पे क्यों नहीं हो रहा था, जो इंसिडेंट रेडिएशन की थी, वहां पे आप वर्क फंक्शन को ओवरकम ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब बच्चे इसी को हम आगे बात करते हैं, इसी की आगे बात करें वर्क फंक्शन की। फाई था यहां पे वर्क फंक्शन। अब मान लो आपने बच्चे इंसिडेंट रेडिएशन ऐसी दी, ठीक है ना, आपने F फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मारी है और उस टाइम पे जो एनर्जी है रेडिएशन की वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो अब होगा क्या बच्चे, देखो आपने कुछ एनर्जी सप्लाई की है इस सरफेस को, कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में चली गई भाई, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड तोड़ने में चली गई। बाकी एनर्जी में बच्चे कहां जाएगी, बाकी एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे ना भाई, जंप करेंगे किसी वेलोसिटी से करेंगे ना, तो दे विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी।
तो ओवरऑल आई कैन से दैट E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई। इसको बोलते हैं बच्चे, ये दी थी आपने, आइंस्टाइन ने दी थी बच्चे, इसको बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, आइंस्टाइन को बच्चे नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है ना बच्चे, अब आप देखेंगे यार एनसीईआरटी में ना केई की जगह केई मैक्स लिखता है। फॉर्मूले में आप देखोगे केई मैक्स लिखा होता है। अब ये क्या चीज है, देखो समझना है यार। अगेन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो बच्चे कि ये मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन है 8 जूल्स फॉर एग्जांपल। आपने इस पे रेडिएशंस डाली यार, 10 जूल्स की आपने रेडिएशंस इस पे डाली है। तो कायदे से बच्चे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जंप किया कितना होना चाहिए था, 2 जूल। बट एक्चुअल में इतना नहीं होता हमेशा। ऐसा भी हो सकता है जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकला, 0.8 जूल लेके निकल सकता है, या वो 1.1 जूल लेके निकल सकता है, या वो 1.2 जूल लेके निकल सकता है। आप कहोगे सर ये कैसे, अभी तो आपने बोला 10 इज इक्वल टू 8 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कायदे से कितनी आनी चाहिए, 2 जूल ना। बच्चे देखो होता क्या है, हाँ ठीक है 2 जूल लेके निकल सकता है, बट यार जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी कोलिजन्स वगैरह होंगी। ठीक है ना, तो कुछ एनर्जी लॉस कर जाएगा ना वो। भाई वो 2 जूल मान लो भाई डिफरेंस आ रहा है, वर्क फंक्शन 8 है, 10 जूल सप्लाई किया तो बाकी 2 जूल काइनेटिक एनर्जी में जानी चाहिए। बट बच्चों कोलिजन्स वगैरह होंगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो वो कुछ एनर्जी लूज कर जाएगा। तो जरूरी नहीं है वो 2 जूल से ही मूव करे, तो इट कैन लूज सम एनर्जी। सो दैट्स वाई बच्चे कुछ भी काइनेटिक एनर्जी से वो रिलीज हो सकता है। ठीक है ना, तो के ई मैक्स क्यों बोला यार, वो इसलिए बोलते थे मैक्सिमम तो कितनी लेके निकल सकता है वो, 2 जूल लेके ना। तो एक्चुअल वाली नहीं होती है ये एक्चुअल में कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके नहीं चल, ये होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा। कोई इलेक्ट्रॉन इतने से निकलेगा, कोई इतने से, कोई इतने से, अपनी अलग अलग लेके निकलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कोलिजन्स, कितनी एनर्जी लूज कर रहा है। ये मैक्स होता है भाई, इतनी मैक्सिमम लेके निकल सकता है, प्लीज ध्यान रखना। तो इसलिए बच्चे फॉर्मूले में क्या लिखा होता है, के ई मैक्स, इतनी लेके निकल सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल यार, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब आगे बात करते हैं बच्चे, वर्क फंक्शन की बात हो गई है, अब इसी में हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। नाउ विल टॉक अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल है यार, अभी हमने देखा यार आपको कुछ मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो यार। यू हैव टू सप्लाई सम मिनिमम एनर्जी, और वो कितनी होनी चाहिए बच्चे, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तभी तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ना। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी सप्लाई करोगे तभी तो बॉन्ड तोड़ पाओगे इलेक्ट्रॉन की, उसको इस आजाद कर पाओगे मेटल की सरफेस से। सो आई कैन से दैट बच्चे E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब बच्चे, E की जगह आप क्या डालोगे, E का फॉर्मूला डाल सकते हैं। मान लो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी F है, तो HF शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बच्चे देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब यार मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, 5/h, हाँ या ना। F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h, इतना या इससे ज्यादा। तो बच्चे यही डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। एफ नोट से अगर डिनोट करूं तो कितना बोलूंगा बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 5/h। भाई इतना या इससे ज्यादा, तो मिनिमम कितनी हुई, 5/h के बराबर ना। सो दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ताकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसी बच्चे आपका एक कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलो वो अभी मैं बताता हूं, इसका ग्राफ बना लेते हैं यार, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब मुझे बताना एक जनरल आपकी बच्चे आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है। मान लो एक एफ फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पड़ी है सरफेस पर, तो फॉर्मूला ये लगेगा E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। ओके,
ई की जगह आप कितना रखेंगे बच्चे, एच इंटू एफ। ओके, अब यहां पे मुझे बताना बच्चे, फाई की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, फाई की जगह मैं क्या डाल सकता हूं बच्चे, फाई इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। जहां पे एफ नॉट क्या है, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ नॉट क्या है बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हमने तो कितने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डाली है, एफ की, है ना। तो बच्चे फाई की जगह आप ये डालोगे और यहां होगा के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बच्चे के ई मैक्स को इधर रखो एक साइड, इसको उधर ले जाओ एच एफ नॉट को, ये होगा। अब यार मुझे ग्राफ बनाना है अगर बच्चे, इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, भाई आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी ना, ठीक है ना। यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी, यहां इस एक्सिस पर है काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे कंपेयर करके देखना यार, 11th में आपने पढ़ा होगा, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या रखो, एक्स रखो। याद करो इक्वेशन होती थी स्ट्रेट लाइन की, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ या ना। ये ग्राफ बनाओगे बच्चे, ये ऐसे बनेगा यार, माइनस है ना तो नीचे से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। y इज इक्वल टू एफ की जगह x रखो, m की जगह h हो गया, हाँ या ना। m स्लोप होता था ना, तो बच्चे इस ग्राफ में आपको स्लोप टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा इज स्लोप, और वो कितना हुआ यार, स्लोप किसके बराबर आया, h के बराबर ना। अब देख लो ना f का कोफिशिएंट क्या है, h है। देखो x का जो कोफिशिएंट होता था वो m होता था स्लोप, यहां पे x की जगह f है ना, f का कोफिशिएंट h है। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में स्लोप कहां से निकालते हैं हम, व्हाट इज द स्लोप, प्लैंक्स कांस्टेंट इज द स्लोप इन दिस कर्व। ओके ना, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं यार, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा यार। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। नाउ विल टॉक अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी हमने बात की बच्चे सेम, फ्रीक्वेंसीज में नहीं, वेवलेंथ की टर्म्स में बात करेंगे। वही आपको मिनिमम कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बच्चे ताकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, यू हैव टू सप्लाई एटलीस्ट 5 से बड़ी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ओके, अब ई को कितना रखोगे, एच सी बाय लैम्बडा रख सकते हैं। ओके, यहां से बच्चे लैम्बडा को इधर ले जाओ, इनइक्वालिटी का ध्यान रखना यार, 5 को नीचे ले आओ। तो ये क्या हुआ यार, आपका बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो होगा, जब वेवलेंथ इतना या इससे कम होगा, हाँ है ना, लेस देन इक्वल टू है ना, एच सी बाय 5 या इससे कम वेवलेंथ हुआ तो ही जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा आपका, तभी आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो बच्चे ये हो गया, एक टाइप से बोल सकते हो लैम्बडा मैक्स हो गया ना भाई, इतना या इससे कम आपका वेवलेंथ होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन गेट इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है ना बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस। वो आपको बच्चे वैसे भी पता है ना, एनर्जी 1 बाय लैम्बडा के प्रोपोर्शनल होती है, लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चे इसलिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए ना, आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। अब एनर्जी मिनिमम चाहिए तो लैम्बडा मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो प्लीज ये ध्यान रखना यार, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसमें यार हमें ग्राफ बनाना है। मान लो आपने एक पर्टिकुलर लैम्बडा वेवलेंथ की क्या डाली है, रेडिएशन आपने एक सरफेस पे प्रोजेक्ट की है, तो आपके आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू ये थ्रेशोल्ड वाला वेवलेंथ नहीं, एक जनरल वेवलेंथ है, ठीक है ना। और मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है, तो ये इक्वेशन लगेगी, ठीक है ना। एनर्जी की जगह क्या रखोगे आप, ये फाई की जगह। अब बच्चे यहां से फाई कितना है, फाई को क्या पुट कर सकते हैं हम यहां से,
फाई की वैल्यू बोल सकता हूँ एच सी बाई लैम्बडा मैक्स, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये पुट कर दो यार, प्लस के ई मैक्स, ठीक है। अब के ई मैक्स को एक साइड रखो, कितना आएगा, एच सी बाई लैम्बडा माइनस एच सी बाई लैम्बडा मैक्स, ओके ओके। अब यहां से क्या ग्राफ बनाते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वर्सेस 1 बाई लैम्बडा का ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे क्या रखो आप, काइनेटिक एनर्जी, इस एक्सिस पे रखा हमने 1 बाई लैम्बडा, लैम्बडा नहीं 1 बाई लैम्बडा। अब आप फिर से कंपेयर करना है, देखो वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो y इज इक्वल टू, फिर से कंपेयर करना एम एक्स प्लस सी वन से। अब x की जगह क्या है, 1 बाय लैम्बडा है, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट m होता है, यहां पे 1 बाय लैम्बडा का कोफिशिएंट क्या है, hc है और माइनस है, और देख रहे हो स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगा। बट इस केस में बच्चे स्लोप कितनी होगी, इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, hc है, h इंटू सी है। जो फ्रीक्वेंसी वाला वो ग्राफ था बच्चे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, उसमें स्लोप थी h। यहां पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्बडा का स्लोप क्या है, h इंटू सी, h इंटू सी। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है ना। वही है यार, अगर आप लैम्बडा बढ़ाओगे, आप मुझे बताना, इफ यू इंक्रीज द लैम्बडा ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो एनर्जी कम होगी ना इंसिडेंट रेडिएशन की। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। अगर लैम्बडा कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखना इसका यार। तो ग्राफ्स का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बच्चे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्बडा की बात कर ली। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का क्या ग्राफ बनता है यार। देखो वही आइंस्टाइन की इक्वेशन बच्चे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स ना, ठीक है। अब कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन गिर रही है भाई सरफेस पर, फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे बताना, आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा दोगे इस रेडिएशन की, बेशक इंटेंसिटी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट आता है नहीं। इंटेंसिटी तो क्या होता है बच्चे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम। उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने देखा है फोटॉन्स की एनर्जी पे कोई फर्क पड़ता है इंटेंसिटी से, नहीं, है ना। फोटॉन्स की एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां पे आप देखोगे ये चीज कांस्टेंट रहेगी, बेशक इंटेंसिटी बढ़ा लो। फाई तो यार वर्क फंक्शन होता है बच्चे, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है यार, ये मेटल पे डिपेंड करता है, लाइक मेटल टू मेटल या मटेरियल टू मटेरियल। फाई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल पर आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है ना। वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो के मैक्स आप देख रहे हो, इंटेंसिटी बेशक चेंज कर लो, के मैक्स कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। सो बच्चे काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है इंसिडेंट रेडिएशन की। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा यार, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या इंसिडेंट एक्सिस, ये इस एक्सिस के पैरेलल होगा। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी बच्चे। सो आई होप आपको बच्चे आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा, फाइन। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे आपका डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना। और फिर उसमें बात होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, बाय।